बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होता है शब और रोज़ तमाशा मेरे आगे। मैं हूँ अयाज़ अकबर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं तमाशा। नाज़रीन, लॉन्ग मार्च जारी है और लॉन्ग मार्च मज़ीद जो है वो ताख़ीर का शिकार हो चुका है। आज की ख़बर ये आई है कि जो सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के असद उमर साहब, उन्होंने एक नया प्लान दे दिया है। पहली लॉन्ग मार्च 4 नवंबर को जो है वो पहुँचना था यहाँ पर इस्लामाबाद में। फिर कल ये इतलाई कि इतवार को ये जो कमिंग संडे है इसको लॉन्ग मार्च ने जेलम पहुंचना था और फिर उसके बाद शायद मंगल या बुध को इस लॉन्ग मार्च ने इस्लामाबाद आना था। लेकिन अब एक प्लान में फिर तब्दीली आई है। अब ये लॉन्ग मार्च जो है वो आने वाले 11 नवंबर को जो है वो इस्लामाबाद पहुंचेगा। 10 नवंबर को इसने रावलपिंडी पहुंचना है, 11 नवंबर को ये लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंचेगा। 4 से 11 इतने दिन। और ये आपको मालूम है 28 अक्टूबर को ये लॉन्ग मार्च शुरू हुआ था। इतना लंबा क्यों? क्या हासिल करना चाहते हैं? क्या वो मुहरक़ात है जिसकी वजह से इस लॉन्ग मार्च को मज़ीद लंबा किया जा रहा है? हालांकि ये इतना लंबा है नहीं। और ये लॉन्ग मार्च को कोई पार्ट टाइम लॉन्ग मार्च कह रहा है, कोई इसको जो है वो मुख्तलिफ़ नामों से, कोई ऑफिस टाइम लॉन्ग मार्च कह रहा है, कोई किस नाम से, कोई किस नाम से। इसके पीछे मुहरक़ात क्या हैं? क्या वो अवामिल हैं कि ये लॉन्ग मार्च जो है मज़ीद इसको लंबा किया जा रहा है? इस पर हम आपसे बात करेंगे। फिर चेयरमैन तहरीक इंसाफ़ इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च के दौरान कंटेनर पर एक बड़ा खौफनाक बयान दिया है मार्शल लॉ के हवाले से। वो उन्होंने क्यों दिया है, इस पर हम बात करेंगे। और फिर उन्होंने जनरल बाजवा के हवाले से जो इख्तलाफात हैं उसके हवाले से इमरान खान साहब का क्या मौक़िफ़ है। ये 2-3 चीज़ों पे हमने आज बात करनी है। पहले तो मैं बात करना चाहूँ कि लॉन्ग मार्च को क्यों जो है वो इतना ताख़ीर का शिकार बनाया गया है या इसको लंबा क्यों किया गया है। क्योंकि खान साहब ने जब ये 28 अक्टूबर को लॉन्ग मार्च शुरू किया था तो इनिशियली जो प्लान था वो ये था कि 4 नवंबर को यहाँ पर पहुँच जाना था। पहले तो सबसे पहले ये बात की गई थी कि उन्होंने लॉन्ग मार्च जो है वो ऐलान करना था जुमे वाले दिन, यानी 28 नवंबर को बताना था कि जी कब होगा। लेकिन उन्होंने उससे पहले 2 दिन पहले 3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में एकदम कहा कि हम जुमे से लॉन्ग मार्च, यानी 28 अक्टूबर से हम लॉन्ग मार्च शुरू कर रहे हैं। तमाम लोग हैरान हो गए। फिर हमारे पास जो इतला थी 4 नवंबर की कि जी 4 नवंबर को लॉन्ग मार्च शुरू होगा, वो इस तरह हुआ कि 4 नवंबर को उन्होंने इस्लामाबाद पहुँचना था। उस हवाले से भी हमारे पास इतलात थी। वो यही हुआ कि 4 नवंबर को फिर लॉन्ग मार्च शुरू होने के बजाय इस्लामाबाद का टाइम दे दिया गया। फिर वो लंबा होता गया। अब फाइनली 11 नवंबर की तारीख आई है। एक तो उनको अभी तक ताहाल NOC नहीं मिला इस्लामाबाद इंतज़ामिया की जानिब से। इस्लामाबाद इंतज़ामिया उनसे बारहा कह रही है कि आप हमें श्योरिटी दें कि माजी में भी आपने जो है मुख्तलिफ हमसे वादे किए लेकिन वो आपने वफा नहीं किए, आपने वायलेशन की है। आप जो है वो क्या ऐसी हमें श्योरिटी दे सकते हैं कि हम आपको NOC दें? एक तो ये है। हुकूमत ने जो काउंटर स्ट्रेटजी बनाई है, उन्होंने जो रेड जोन है उसको 4 किलोमीटर के हदूद तक जो है वो एक्सटेंड करते हुए 0 पॉइंट तक उसको बढ़ा दिया। और जैसे आगे जाएं तो E7 तक, फैसल मस्जिद तक, तमाम वो रेडियस जो 4 किलोमीटर का था उसको रेड जोन डिक्लेयर कर दिया है। रेड जोन में आर्टिकल 245 के तहत जो है वो फ़ौज और रेंजर्स तैनात होगी, तो उसमें तो फिर लॉन्ग मार्च के शुरका का जाना नामुमकिन है। अब जो उनको जगह उन्होंने मांगी है H9 और G9, उस हवाले से अभी तक ताहाल उनसे गुफ्तगू शुनी जो है वो जारी है। ताहाल उनको कोई NOC नहीं मिला और अब वो बात जो है अब 4 नवंबर के बजाय अब वो 11 नवंबर पर चली गई है। अब खान साहब ने अब उनको तमाम शुरका को ये पैगाम भिजवाया है कि वो 11 नवंबर को इस्लामाबाद पहुँच जाए तमाम काफ़िले। कुछ सिंध से रवाना हो चुके हैं लेकिन KP, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान उन्हें रवाना होना था, लेकिन अब वो भी ताख़ीर का शिकार हो चुके हैं क्योंकि अब उसमें मज़ीद 1 हफ़्ते का डिले आ गया है। 4 से अब 11 है, तो वो ओबियसली उस तरीके से ही लोग निकलेंगे। खान साहब चाहते क्या हैं? एक तो खान साहब ने ये प्लान बनाया हुआ है कि जो इस्लामाबाद में सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ पर मौजूद हैं, सिंध से आई हुई हैं, सिंध रेंजर्स हैं, पंजाब रेंजर्स हैं, FC की नफरी है, इस्लामाबाद की अपनी नफरी है, वो तमाम जो है वो इस इंतज़ार में कि लॉन्ग मार्च आएगा और हम उससे निपटेंगे, तो वो बेचारे यहाँ बैठ बैठ के थक गए हैं। फिर उसके ऊपर हुकूमत का काफ़ी हैवी एक्सपेंस हो रहा है। पर डे के हिसाब से तकरीबन 2 से 2.5-3 करोड़ रुपए पर डे इस पर ख़र्चा आ रहा है, जिसमें खाने पीने का है, उनके रिहाइश का है, फिर जो कंटेनर पड़े हुए हैं उसका पर डे का रेंट भी है। और 100 के हिसाब से, सैकड़ों के हिसाब से कंटेनर इस्लामाबाद में मौजूद हैं, जिसका पिछले तकरीबन मेरे इतलात के मुताबिक 1 महीने से यहाँ पर पड़े हुए हैं और उसका पर डे पर कंटेनर का हुकूमत पाकिस्तान को रेंट देना पड़ रहा है। फिर जो यहाँ पर नफरी है उनके 3 टाइम का खाना है, फिर उनकी रिहाइश के लिए जो उन्होंने यहाँ पर जगह ली हुई हैं, फिर टेंट मुख्तलिफ जगहों पे लगाए हुए हैं, उसका किराया है। तो 3 से 4 करोड़ रुपये पर डे गवर्नमेंट को ये खर्चा पड़ रहा है। तो इस हवाले से ये भी वो एक स्ट्रेटजी बनाई है कि ताकि हुकूमत जो है वो थक जाए।
और वो इंतज़ार में रहें। आपको पता है इंतज़ार बड़ा मुश्किल होता है कि अब आए और वो ना आए। तो इस हवाले से दूसरा, खान साहब ने जिस स्ट्रेटजी के तहत ये लॉन्ग मार्च शुरू किया था वो अभी तक उनको नताइज नहीं मिले। खान साहब समझते हैं कि वो जिन फोर्सेस को वो प्रेशराइज़ करना चाह रहे हैं, खान साहब जिन फोर्सेस को प्रेशराइज़ करने के लिए ये लॉन्ग मार्च जिन्होंने शुरू किया था, वो फोर्सेस ताहाल जो हैं वो टस से मस नहीं हो रहे, ना उनसे नेगोशिएशन के लिए तैयार हो रहे हैं। हमारे पास इतलात ये हैं कि वज़ीर आला पंजाब के साथ एक पंजाब में किसी निजी महफिल में एक मुलाकात भी हुई थी एक शख्सियत की, उनसे भी बातचीत हुई, लेकिन उन्होंने भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी कोशिश की, उनको भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर खान साहब ने अपने जो दीगर लोग हैं उनसे भी रिस्पॉन्स करवाने की कोशिश की, लेकिन कोई ऐसा उनको खातिर खा रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो खान साहब यहाँ बैठ के उनको डेली बेसिस के ऊपर चैलेंज कर रहे हैं, उन फोर्सेस को, स्टैब्लिशमेंट को, फ़ौज को, आर्मी को वो चैलेंज कर रहे हैं ताकि वो आएँ और उनके साथ मजबूर हो जाएँ। वो डेली बेसिस के ऊपर पहले वो XYZ का नाम लेते थे, फिर न्यूट्रल का नाम लेते थे, फिर जानवर का नाम लेते थे। अब उन्होंने बाय नेम जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को और DGISI को और तमाम उन लोगों को टारगेट करना शुरू कर दिया बाय नेम, ताकि वो प्रेशर में आएँ और वो इनके साथ मजबूर हो जाएँ बात करने के लिए खान साहब। और खान साहब समझते हैं कि वो मैं इनको इतना मजबूर कर दूं कि वो मेरे साथ टेबल पे बैठें और मेरी बात को मानने की कोशिश करें या मेरी जो मुतालबात हैं उसको माने। और ये मज़ीद जितना प्रोलॉन्ग होता जाएगा, खान साहब जो हैं वो तकारीर में उनका नाम बार बार लेते जाएंगे और उनको कंट्रोवर्शियल बनाते जाएंगे और बताते जाएंगे लोगों को कि ये सारा रोल जो है पीछे से स्टैब्लिशमेंट का है। तो ये एक तो स्ट्रेटजी ये है कि मज़ीद एक हफ़्ता खान साहब स्टैब्लिशमेंट को मीडिया के थ्रू रगड़ने का प्रोग्राम रखते हैं। ये एक स्ट्रेटजी खान साहब की है, जो मेरे पास इतलात के मुताबिक ये वो स्ट्रेटजी है। दूसरा, लॉन्ग मार्च के हवाले से ये है कि जो हमारे पास एक वीडियो भी है वो मैं आपको दिखाऊंगा। आमिर कियानी साहब जो हैं वो गुजर खान में एक मीटिंग कर रहे हैं, वो मैं वीडियो भी आप साथ सुन भी लीजिएगा, जिसमें वो कहते हैं कि हम कोशिश करें कि खान साहब को हम यहाँ रोकें, गुजर खान में वो स्पीच करें। आप कोशिश करें कि आप रश बना दें और खान साहब को फंसा दें और वो लॉन्ग मार्च को इतना बड़ा दिखाएं कि पता नहीं गुजर खान में। वो वीडियो आप ज़रूर देखें, वो साथ अभी चलेगी, और वो ज़रा सुनिए कि आमिर कियानी साहब क्या कहते हैं, ज़रा सुनिएगा। हमारी तमाम तंजीमों की, MPS की, MNAs की, तमाम वर्कर्स की ख्वाहिश है कि खान साहब वहाँ पर 5 या 10 मिनट लाजमी खिताब करें। हाँ, वो करेंगे, वो जरूरी है, वो सब करेंगे। आप वहाँ रुकेंगे, खिताब करेंगे, वहाँ भी हम दोस्त तो आएंगे, ये नहीं गुजरेंगे। वो आपने हमें रश में फंसाना है और हमें वहाँ 2 घंटे लगवाने हैं, वो कोई इशू नहीं। इंशाल्लाह हम फंसाएंगे वहाँ रश में लाजमी। ये देखा ना आपने आमिर कियानी साहब की गुफ्तगू सुनी। ये वो तमाम स्ट्रेटजी है जो पूरे थ्रू आउट लाहौर से जब ये लॉन्ग मार्च चला है तो ये स्ट्रेटजी चल रही है कि आप रश में फंसाएं। एक तो ये स्ट्रेटजी है। दूसरा, मैं क्विकली बताऊंगा कि जनरल बाजवा के हवाले से एक यूट्यूबर ने सवाल किया कि बाजवा साहब से आपके इख्तलाफ क्या हुआ। उन्होंने कहा जी बाजवा साहब से मेरा इख्तलाफ ये था कि एक तो वो करप्शन को बुरा नहीं समझते थे, और मैंने उनको कहा कि करप्ट लोगों के खिलाफ जो है, चोरों के खिलाफ कार्रवाई करें, वो उससे गुरेज़ा थे, कार्रवाई नहीं करना चाहते थे। और तीसरा ये कि वो उस्मान बुज़दार की जगह अलीम खान को चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते थे। बस यही इख्तलाफ था हमारा। तो इससे पहले खान साहब आप तो बड़े गुनगाते थे बाजवा के कि जी बाजवा एक कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं, जनरल बाजवा में एक पेज पे हैं, जनरल बाजवा से अच्छा अफसर कोई नहीं है, जनरल बाजवा ये, जनरल बाजवा वो। अब जनरल बाजवा जो हैं उन्होंने, अगर अभी भी आप कहते हैं कि उन्होंने किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, आपका हेल्प साथ नहीं दिया, 3.5 साल, 3.25 साल आपने कोई अपोजिशन का बंदा नहीं छोड़ा जिसको आपने रगड़ा ना हो। वो नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, वो हमज़ा शहबाज हो, वो आसिफ अली जरदारी हो, वो बशीर मेमन हो, वो कोई भी हो, किसी को आपने नहीं छोड़ा। तो फिर और क्या चाहते हैं आप? मतलब आप क्या बंदे को मारना चाहते हैं? और आप क्या ये समझते हैं कि बंदे को क्या मतलब फांसी लगा दें आप? तो आपने, क्योंकि कुछ चीज़ प्रूफ तो हुई नहीं है। मरीम नवाज़, किसी के खिलाफ आपने कार्रवाई नहीं छोड़ी, आपको फुल सपोर्ट रही इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से माजी में। अगर आप वो समझते हैं कि हमने इस किस्म की किसी कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनना, तो अब आप उनकी ऐसी की तैसी फेरी जा रहे हैं। अब आप समझते हैं कि वो जो हैं वो करप्ट लोगों के खिलाफ, मतलब करप्ट क्या है, मतलब वो आपकी अना की तस्कीन के लिए कोई काम नहीं करना चाहते, वो आपकी विशेष को पूरा नहीं करना चाहते, वो आपकी डिक्टेशन पे अमल दरामद नहीं करना चाहते, इसलिए आपका इख्तलाफ है। एक तो ये बात है। दूसरा, एक जो सबसे ख़तरनाक बात जो उन्होंने की मार्शाल्लाह के हवाले से, उनसे वो एक यूट्यूबर साहब हैं जो बड़े ही प्रो, क्या मैं तो कहता हूँ वो PTI के वर्कर हैं आजकल, वो उन्होंने सवाल किया, खान साहब सुना मार्शाल्लाह लग रहा है, उनसे कहते लगा दें मार्शाल्लाह। मतलब कोई जमहूरी बंदा चाहता है कि बिल्कुल मार्शाल्लाह लगे। मतलब ये है कि वो पंजाबी में कहते हैं ना खेड़ांगा तो ना खेड़न दियांगा, ठीक है ना मैं खेलूंगा तो ना किसी को खेलने दूंगा। तो वो हिसाब है कि खान साहब कहते हैं कि अगर मैं नहीं तो फिर कुछ भी नहीं, ठीक है ना। तो आजकल वो गाना चले, वो जो आजकल वो चला भी हुआ ना कि मैं नहीं तो कौन बे, वो क्या है वो पता नहीं, आजकल इस पर टिकटॉक भी बड़े आए हैं कि अगर मैं नहीं तो कौन
मतलब ये है कि खान साहब कहते हैं मैं नहीं तो फिर कोई भी नहीं, ठीक है। तो वो कहते हैं मार्शल लगा दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लगा दे मार्शल। तो मैं कहता हूँ कि मुल्क को फिर पीछे लेके जा रहे हैं, तो फिर किस चीज़ की जमहूरी क़ुव्वतें हैं? ये जमहूरी क़ुव्वतें हैं। फिर ये PTI जो है ये जमहूरी जमात है। आप फिर कहेंगे जी पता नहीं ट्रोलिंग हो रही है, PTI के ख़िलाफ़ प्रोग्राम हो रहे हैं। और भाई ये तो वो फैक्ट एंड फिगर है। कोई जमहूरी आदमी वर्ष से वर्ष जो है वो जमहूरियत जो है वो माशाल्लाह से बेहतर होती है। मुल्क पीछे चला जाता है। इस मुल्क में 75 साल तारीख़ में हमारा 80% जो हमारा टाइम गुजरा है वो तो माशाल्लाह में गुजरा है। इसलिए तो हमसे बाद में आज़ाद होने वाली क़ुव्वतें आज कहाँ बैठी हुई हैं। आप मलेशिया को देख लें, आप UAE को देख लें, आप कोरिया को देख लें, ये हमसे बाद में आज़ाद हुए हैं। आज वो कहाँ हैं और हम कहाँ हैं? आज हम एक नट बोल्ट नहीं बना सकते पाकिस्तान में। आज हम गाड़ियों का पार्ट्स जो हैं, आज किसी भी गाड़ी के पार्ट्स हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम डेवलप ही नहीं हो सके। हम इसी चक्कर में लगे हुए, एक दूसरे की टांगे खींचो, एक दूसरे को मैं वज़ीर आज़म नहीं तुम वज़ीर आज़म। भाई किसी बंदे ने दूसरे को एक्सेप्ट ही नहीं किया। एक आता है दूसरे की टांगे खींचता है, दूसरा आता है तीसरे की टांगे खींचता है। तो ये अलमिया है। तो अब फिर दुआएं हो रही हैं कि अगर इमरान खान साहब कहते हैं मैं नहीं आ सकता ना, तो फिर मार्शल लगा दो, लपेट दो सारा सिस्टम। तो ये सोच अगर आपकी है तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। तो मैं तो इस आने वाले दिनों में बड़ा ही ख़तरनाक काम देख रहा हूँ। मेरे तज़िये के मुताबिक जो है खान साहब ने फ़ैसला कर लिया है कि अगर मैं नहीं हूँ तो मैं किसी को नहीं आने दूंगा। उसके लिए खून खराबा हो, खून रेजी हो, मार्शल लग जाए, मुल्क अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक बर्बाद हो जाए उनकी बला से। वो कहते हैं मैं नहीं हूँ तो फिर कोई भी नहीं है। इसलिए इस पे सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। और जो PTI के हमारे दोस्त हैं उनको भी थोड़ा सा फैक्ट फिगर पे जाना पड़ेगा। अल्लाह का वास्ता है थोड़ा सा दिल की बजाय दिमाग से सोचे कि गुफ्तगू क्या और इसके रिपरकशंस क्या होंगे, आगे हमें इसका रिएक्शन क्या होगा और हम मुल्क कहाँ जा रहा है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।